अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सच्ची और इबरत असर कहानी है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ख़याम इतना खूबसूरत था कि जो उसे देखता बस देखता ही रह जाता। वो मुझसे उम्र में 5 बरस छोटा था, फिर भी मेरे दिल में बस गया था। जानती थी कि उम्रों के इस फर्क के सबब हमारी शादी नहीं हो सकती। खास तौर पर हमारी चची तो इसे मानने वाली न थी, पर खुदा की करनी के चची का इंतकाल हो गया। हालांकि उनकी सेहत अच्छी थी, मामूली सा बुखार हुआ और वो चटपट हो गईं। उनके अचानक इंतकाल पर सभी अफसरदा थे। किसी को यकीन न आता था कि इतनी सेहतमंद औरत यूं पलक झपकते में दुनिया छोड़ जाएगी। चचा का और हमारा मकान जुड़ा हुआ था। बीवी के वफात के बाद उनको संभालने वाला कोई न रहा। ख़याम उन दिनों मैट्रिक में था, उसकी भी तालीम मुतासिर हुई। चचा रिटायर्ड टीचर थे, महज पेंशन से रूखी सूखी पर गुजारा था। उनकी इस्तात न थी कि मुलाजमा रखते, लिहाजा कभी मैं और कभी मेरी अम्मी जान उनके घर का काम कराते। चचा के घर का खाना बनाना, उनके घर को साफ सुथरा करना, उनके कपड़े वगैरह धोना, मैं ये सारे काम खुशी से करती कि मुझे चचा और ख़याम से बहुत प्यार था। अब्बा और चचा में भी बड़ी मोहब्बत थी। एक रोज दोनों ने मशवरा किया कि मेरी शादी ख़याम के साथ कर देनी चाहिए। अगरचे उम्रों में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन मेरी तो लॉटरी निकल आई थी। ख़याम की दुल्हन बनना मेरा बचपन से ख्वाब था और अब इसकी ताबीर सामने थी। अम्मी ने अब्बा जान को समझाया कि बहार बड़ी है जबकि ख़याम छोटा है। अभी ये फ़र्क मालूम ना होगा, लेकिन आगे जाकर मसला बनेगा। औरत मर्द से जल्द बूढ़ी लगने लगती है। मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता नामुनासिब है और ख़याम को भी शायद इस पर एतराज़ होगा। अब्बा कहने लगे कि मैं ख़याम को जानता हूँ, वो एक फर्मा बरदार लड़का है, उसको अपने वालिद के फैसले पर हरगिज़ एतराज़ ना होगा, और 5 साल का फ़र्क कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। ख़याम हमारा खून है, उससे बेवफाई का अंदेशा गलत बात है। वो शरीफों की औलाद है। हमारी बेटी से शादी हुई तो आखिरी दम तक इस रिश्ते को निभाएगा, तुम फिक्र मत करो। वालिदा का क्या बस चलता, ये तो मर्दों के फैसले थे। वो बेचारी चुप साथ गईं, मगर मैं बहुत खुश थी। ख़याम के बारे में नहीं मालूम वो खुश था या अफसरदा। उसने अपने वालिद के फैसले पर एतराज़ नहीं किया। हालांकि मैं ना सिर्फ उससे उम्र में बड़ी थी, बल्कि आम सी शक्लो सूरत की और सिर्फ मिडिल पास थी। 8वीं के बाद अम्मी ने मुझे सिलाई सेंटर में दाखिल करा दिया था, जहाँ मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया था। मंगनी के वक्त जब अब्बा और चचा ने ख़याम से पूछा कि बेटे तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे आपके किसी फैसले पर एतराज़ नहीं। मैं मंगनी पर तो राज़ी हूँ, लेकिन शादी अभी नहीं करना चाहता। मैं पहले तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर शादी हो। चचा ने कहा कि नहीं, तुम पहले शादी करो, क्योंकि घर को संभालने वाली की अशद ज़रूरत है। बाद में पढ़ते रहना, तुम्हारी पढ़ाई पर तो कोई बंदिश नहीं है। मगर बेटा, मेरे माली हालात अब इस बात का तकाजा करने लगे हैं कि तुम कोई मुलाजमत भी कर लो, ताकि शादी के बाद अखराजात बखूबी पूरे कर सको। इस पर मेरे वालिद कहने लगे कि ख़याम सही कहता है। शादी के बाद अगर बाल बच्चों की जिम्मेदारियां आ पड़ी तो ये पढ़ाई ना कर सकेगा। बेहतर ये है कि पहले पढ़ाई मुकम्मल कर ले। रही आपके घर संभालने की जिम्मेदारी, वो तो मेरी बीवी और बेटी अब भी संभाल रही हैं, आगे भी संभाल लेंगी। लेकिन भाई साहब, मैं इसके कॉलेज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि मेरी आमदनी का जरिया बस मेरी पेंशन है, जो एक कलील सी रकम है। इसमें अब भी मुश्किल गुजारा हो रहा है। तालीमी अखराजात कैसे पूरे होंगे जबकि कॉलेज भी करीब नहीं है। तुम फिक्र मत करो, ये अखराजात मैं पूरे करूँगा। ख़याम मेरा भी तो बेटा है ना, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। ख़याम को पढ़ने का शौक़ है तो बहुत अच्छी बात है। मैट्रिक पास को मुलाजमत मिली भी तो कितनी तनख्वाह मिलेगी? ये कभी तरक्की ना कर सकेगा। इसे कम से कम ग्रेजुएशन कर लेने दो। गर्ज वालिद ने चचा को कायल करके ख़याम के तालीमी अखराजात का ज़िम्मा खुद उठा लिया। अम्मी अलबत्ता कुछ परेशान नज़र आईं, क्योंकि वालिद मामूली तनख्वाहदार थे और एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत थी। वालिद की तनख्वाह में हमारी गुजर बसर मुश्किल से होती थी, और अब्बा ने ना सिर्फ भतीजे के तालीमी अखराजात का ज़िम्मा उठा लिया, बल्कि मुझे भी दोबारा स्कूल में दाखिल करा दिया ताकि मैं भी मैट्रिक कर सकूं। वालिद कंपनी में ओवर टाइम करने लगे थे। उन्होंने ख़याम को नज़दीकी शहर के कॉलेज में दाखिल करा दिया। बिलाशुबा उसे हकीकी मानों में पढ़ने का शौक़ था और वो हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाता था। FSC में तो उसने कमाल ही कर दिया, अपनी क्लास में टॉप किया। अब उसके दिल में डॉक्टर बनने का शौक़ जागा।
اس آرزو کا اظہار اس نے ابا جان سے کیا تو ابا جان نے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی اور اسے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ والد صاحب نے ایک پلاٹ خریدا تھا کہ کبھی اس پر بڑا سا گھر بنوائیں گے۔ اس وقت یہ پلاٹ ویران جگہ پر تھا، بعد میں آبادی ہو گئی تھی تو آبادی بڑھی، پلاٹ کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ ابا جان نے اسے بیچ دیا۔ 1 کنال کے پلاٹ کی بہت اچھی قیمت مل گئی۔ یہ روپیہ انہوں نے آدھا اپنے نام اور آدھا خیام کے نام بینک میں ڈال دیا تاکہ اس کے تعلیمی اخراجات میں رکاوٹ نہ آئے۔ ہر ماہ وہ باقاعدگی سے فیس ادا کرتا رہے اور دوسرے تعلیمی اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں۔ میں بھی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ کچھ پیسے جوڑ لوں۔ جہاں سے سلائی کا ڈپلومہ لیا تھا وہاں انہی دنوں ایک سلائی ٹیچر کی شادی ہوئی۔ اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سلائی سینٹر میں جگہ خالی ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے تو تم قسمت آزما کر دیکھو۔ میں وہاں گئی۔ ہیڈ مسٹریس اور تمام سٹاف مجھے جانتا تھا۔ ان کو علم تھا کہ میں کتنی اچھی سلائی کڑھائی کرتی ہوں، تو انہوں نے مجھے فوراً جاب دے دی۔ اس طرح میری تنخواہ سے گھر کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو خیام کے لیے میں بھی کچھ رقم جوڑ پاتی تھی۔ میں نے خیام کی خاطر نوکری کی تھی تاکہ اسے کسی طرح کی بھی مالی تنگی محسوس نہ ہو۔ میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کافی زیادہ تھے، پھر وہ اچھے لباس میں جاتا تاکہ اس کی پوزیشن بنی رہے، کوئی اسے غریب نہ سمجھے۔ یوں ہم سب گھر والوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر پائی جوڑ کر اس کی تعلیم کا خرچہ نکالا۔ خیام تو بہت خوبرو نوجوان ہو گیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ تو بس اپنی پڑھائی میں مگن رہتا تھا، جبکہ مجھے اپنی دبتی صورت کا احساس تھا۔ سوچتی تھی کیا خبر کبھی اس بات پر میرا منگیتر مجھ سے دور ہو جائے، کیونکہ میڈیکل کالج میں تو اس کے ساتھ بہت خوبصورت لڑکیاں پڑھتی تھیں اور امیر گھروں سے بھی تھیں۔ میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، جن کو صرف اپنی پڑھائی سے لگن ہو، اپنے اچھے مقصد پر دھیان رکھتے ہوں، ان کو پھر کوئی نہیں لبھاتی، اور نہ ہی ظاہری حسن کی کشش پر وہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ ست شکر کے خیام ایسے نوجوانوں میں سے تھا جسے احساس تھا کہ اس کے تایا کس قدر مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اسے تعلیم دلوا رہے ہیں۔ بس اس نے دوسری سب باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اپنے مقصد پر نظر رکھی کہ اسے ایک کامیاب ڈاکٹر بننا ہے۔ غربت اور اس کے عذابوں سے نکلنے کے لیے بس یہی ایک راستہ تھا جس پر چلنے کی اس نے دیانتداری سے قسم کھا رکھی تھی۔ خیام کی محنت اور ہماری قربانی رنگ لائی۔ وہ دن آ گیا جب وہ کامیابی سے ڈاکٹر بن گیا۔ شہر میں ہی اس نے ہاؤس جاب مکمل کی، پھر وہاں پریکٹس کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چچا نے اس صورت میں اسے شہر پریکٹس کرنے کی اجازت دی کہ وہ شادی کر کے اپنی دلہن کو ساتھ شہر لے جائے۔ اس نے یہ بات مان لی اور ہماری شادی ہو گئی۔ میرے خواب کو بھی تعبیر مل گئی اور اس کے خواب بھی پورے ہونے لگے۔ شہر میں خیام نے کرائے کا گھر لیا۔ میرے والد نے اس کی بہت مدد کی۔ اس طرح میں اپنے شریک زندگی کے ہمراہ پہلی بار شہر آ کر رہنے لگی۔ شہر میں بھی میں نے اپنا سلائی کڑھائی والا ہنر جاری رکھا اور اچھے خاصے پیسے کمانے لگی۔ اس طرح میں نے خیام کا ساتھ دیا، کبھی ان کے آگے تنگی کا رونا بھی نہ رویا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بہتر ہوتے گئے۔ حالات بہتر ہوئے تو خیام اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ اس دوران میں اپنی والدہ کے پاس رہی۔ شوہر کے جانے کے 3 ماہ بعد میرے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وقت بہرحال گزرتا جاتا ہے، یہ وقت بھی گزر گیا۔ جب وہ اسپیشلسٹ بن کر آئے تو اچھے دنوں کی امید بڑھائی، لیکن ان کے آنے کے بعد میں اپنے شوہر کو جوان اور خود کو بوڑھی تصور کرنے لگی۔ وقت کی گردش کا ان پر کچھ اثر نہ لگتا تھا، یا شاید میں اتنے سال خود سے بے خبر رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، وہ بھی میری محبت کا دم بھرتے تھے، مگر جانے کیوں مجھے اب اپنی بدصورتی کا کمپلیکس کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اپنی اسی پریشانی اور احساس کمتری سے جو لوگوں کی باتوں سے ہوا، میں بیمار رہنے لگی۔ خیام میری بیماری سے پریشان ہو گئے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، علاج معالجے میں بھی غفلت نہ کی۔ وہ مجھے تندرست دیکھنا چاہتے تھے۔ بیمار رہنے کے باوجود کبھی گھر، شوہر اور بچوں سے میں نے غفلت نہ برتی، وقت پر ہر کام کرتی۔ خیام اور بچوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ خیام کو تو میں روز اس طرح تیار کر کے بھیجتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہو۔ اس بات کا مذاق بھی لوگ اڑاتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان باتوں کی پرواہ نہ کی۔ لوگ میرے خاوند کی شاندار شخصیت کی بہت تعریف کرتے تو وہ جواب میں صرف یہی کہتے کہ یہ سب میری بیوی کی محبت ہے۔ اگر وہ میرا اتنا خیال نہ کرے تو میں خود اپنا اتنا خیال نہ کروں۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، پر جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔
मुझे अपने शोहर पर खुद से ज़्यादा एतमाद था। मुतमईन थी कि वो जो इतना अरसा मुझसे दूर रहे हैं और किसी के ना हुए, अब भला पास होते हुए किसी के कैसे हो सकते हैं। वो रोज़ मुझे अपने मरीज़ों के किस्से भी सुनाते थे। हम दोनों मामूली मामूली बात भी आपस में डिस्कस करते थे। अब नए घर में शिफ्ट हुए हमें 4 साल का अरसा गुजर गया था। एक दिन एक गुमनाम लड़की का फ़ोन आया। वो ख़याम से बात करना चाहती थी। मैंने बहुत पूछा मगर उसने अपना नाम ना बताया बल्कि फ़ोन रख दिया। फिर उस लड़की का फ़ोन रोज़ आने लगा। मैं उठाती तो वो बंद कर देती। ख़याम घर पर होते तो वो फ़ोन उठाते, तब वो उनसे बात करने की कोशिश करती। वो उस लड़की को टालते मगर लड़की बार बार फ़ोन करती। उसका नाम फौजिया था, जो उनके ज़ेरे इलाज रही थी। वो उन पर बुरी तरह से फरीफ्ता हो गई थी। पढ़ी लिखी थी, खुशहाल ख़ानदान से थी, ख़याम से शादी करना चाहती थी। जब भी उसका फ़ोन आता मेरे शोहर उसको बहुत समझाते। उन्होंने मेरे सामने उस लड़की से ये भी कहा कि अगर तुमने फ़ोन करना बंद ना किया तो मैं तुम्हारे वालिदैन से शिकायत कर दूंगा। मगर वो ढिठाई से यही कहती थी, मुझे दिल पर इख्तियार नहीं है, क्या करूं? जब मैं बीमार थी काश आपने मेरा इलाज करने की बजाय मुझे मर जाने दिया होता। अब आपके बगैर जीना मेरे लिए मर जाने के बराबर हो गया है। या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। वो तो समझ रहे थे कि ये नादान जज्बाती लड़की है, ऐसे ही खुदकुशी का कह रही है, लेकिन उसने जो कहा वो कर दिखा दिया। किस्सा यूं हुआ कि बहुत मना करने पर भी वो रोज़ रात को फ़ोन करती। मेरे शोहर मेरे सामने उससे बात करते, उसको डांटते। फ़ोन ना उठाते तो वो उनके क्लिनिक पहुंच जाती और मरीजों की कतार में बैठ जाती। ख़याम इस सूरत हाल से परेशान हो गए। मुझसे कहा, देखो बहार, तुम इस बात का असर ना लेना और ना मुझे गलत समझना। मेरा उसके साथ कोई भी मामला नहीं है। ये 20 बरस की है, लेकिन मेरी उम्र के सामने तो बच्ची ही है। खुद ही थोड़े दिनों बाद मायूस हो जाएगी, पीछे हट जाएगी। मैंने भी अपने शोहर की उम्र और हालात देखे कि बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। अब इस उम्र में भला ये क्या ऐसी वैसी हरकत कर सकते हैं। मैं तो ये सोचकर शर्मिंदगी महसूस करती थी कि अपने इतने चाहने वाले शोहर के मुतालिक कोई ऐसी वैसी बात सोचूं। उन्हीं दिनों मेरे अब्बा जान बीमार होकर वफात पा गए। अब अम्मी अकेली रह गईं तो मैं ज़्यादा उनकी तरफ जाने लगी। उनकी दिलजोई लाजमी थी। सोचा इद्दत गुजार लें तो उनको अपने घर ले आऊंगी। उधर चचा की तबीयत भी नासाज रहने लगी थी, मगर वो गांव छोड़कर शहर नहीं आना चाहते थे। लिहाजा जब अम्मी की तरफ जाती तो उनके पास भी 1-2 दिन रह जाती। एक दिन एक गुमनाम शख्स ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने खबर पर ध्यान ना दिया, मगर दिल में वहम ने ज़रूर जगह कर ली। एक दिन महसूस किया कि वो बहुत परेशान है। मैंने पूछा, क्या परेशानी है ख़याम? इतना बताया कि एक मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही है। हम डॉक्टर भी तो इंसान होते हैं ना। खैर तुम परेशान ना हो, ये तो मामूल की बात है। मेरी परेशानी तो वो लड़की फौजिया थी जिसके अब फ़ोन आने बंद हो गए थे। मैं समझी कि ख़याम ने सही कहा था कि वो मायूस हो जाएगी, लेकिन जब फ़ोन पर किसी ने ख़याम की दूसरी शादी की इत्तला दी तो मुझे कुरेद लग गई। कभी कहती दफ़ा करो इस मामले को, शायद उसी लड़की ने मुझे परेशान करने के लिए किसी और से फ़ोन करवाया होगा, और कभी दिल से आवाज़ आती कि पता तो करूं। एक दिन ख़याम टीवी लाउंज में फ़ोन के पास चुपचाप बैठे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ ख़याम? बोले, कुछ नहीं, किसी मरीज़ से मुतल्लिक सोच रहा हूँ। मैंने मजाक में कहा, दूसरी शादी करना चाहते हैं क्या? क्योंकि आप खूबसूरत हैं, मुझसे उम्र में छोटे भी हैं, अभी जवान लगते हैं, जबकि मैं तो अक्सर बीमार रहती हूँ। वो जवाब में कहने लगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे होते हुए। मुझे तो बस तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे सिवा मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। यूँ मैं उनकी मोहब्बत में सरशार अपने इर्द गिर्द से बेखबर रहती थी। लेकिन एक दिन मेरे कज़न मुझे कहने लगे, आजकल डॉक्टर साहब एक नौजवान लड़की के साथ देखे जा रहे हैं। मैं समझ गई, हो ना हो ये वही फ़ोन वाली फौजिया होगी। शायद उसने मेरे सरताज को राम कर ही लिया। मैंने शोहर से बात की तो उन्होंने फिर मुझे वही झूठी तसल्ली दी कि तुम्हें कोई बहका रहा है। मैंने जो काम जवानी में ना किए, अब मैं इस उम्र में करता अच्छा लगूंगा। इस तसल्ली से मुझे ढारस तो मिली, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए बाप की शफकत और साया चाहिए था। अपने शोहर पर मैंने एतबार किया और उस बात को भूलने की कोशिश करने लगी, मगर तकदीर को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन फिर कोई फ़ोन आया। मेरे शोहर आहिस्ता से किसी से कहने लगे,
अभी शादी को राज में रखना चाहता हूँ मैं। तुम इस घर में आने की गलती मत करना। याद रखो, मेरा घर खराब हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं बेहोश हो गई। इतना सदमा हुआ जैसे मैं तो मर ही गई हूँ। मैं जो एतबार में मारी गई थी कि इतना चाहने वाला शोहर कैसे बदल सकता है, वो बदल गया था। उन्होंने इकरार कर लिया कि उनसे गलती हुई। फौजिया से दूसरी शादी की है, मगर अपनी खातिर, अपनी ख्वाहिश और खुशी से नहीं, बल्कि उसकी खातिर। मुझे बताने लगे कि मैंने उसको बेरुखी से ठुकरा दिया तो उस जुनूनी लड़की ने जहरीली गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की। उसे मेरे ही क्लिनिक लाया गया क्योंकि उसके घर से यही क्लिनिक करीब था। उसकी हालत गैर थी, बचने की कोई उम्मीद न थी। मैं ही उसे बड़े अस्पताल ले गया था। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद भी उसकी हालत ना संभली। वो जानकुनी की कैफियत से गुजर रही थी। उस वक्त मेरे दिल पर जाने क्यों कैसा असर हुआ कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि इस लड़की की ज़िंदगी बचा ले तो मैं इस लड़की की खुशी के लिए इससे निकाह कर लूँगा। दुआ कबूल हो गई और मेरी मरीज़ा की जान बच गई, लेकिन अल्लाह से किया वादा मुझे निभाना ही था। मुझे डर था कि अगर अब भी मैंने इसका हाथ ना थामा तो ये दोबारा खुदकुशी की तरफ चली जाएगी। वो बेहद डिप्रेशन में थी, लिहाजा मैंने मजबूरन फौजिया से निकाह किया, सिर्फ इस शर्त पर कि वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, ना तुम्हारे घर में कदम रखेगी और ना इस शादी को किसी पर अफशा करेगी। ये कहते हुए वो रो रहे थे और हाथ जोड़कर मुझसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांग रहे थे। मेरा दिल तो औरत का था जो उनसे बचपन से वालहाना मोहब्बत करता आया था। आज कैसे मैं उनसे मुंह मोड़ सकती थी? मैंने सोचा कि अगर ये गलती भी है तो उन्होंने किसी कमज़ोर लम्हे की वजह से की है। उनका दिल नरम पड़ गया होगा और फौजिया की तकलीफ देखी ना गई होगी। मुझे अपने शोहर से पहले भी प्यार था, आज भी प्यार था। मैं अपने सामने उनकी गर्दन को झुका ना देख सकती थी। उनको इजाज़त दे दी कि चाहें तो बेशक अपनी दूसरी बीवी के पास जाकर रहें, मगर फौजिया का मेरे घर से, मुझसे या मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक़ ना होगा। उनको ये बात नामंजूर थी। वो तो एक दिन भी अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते थे। उनके मामूल में ज़रा बराबर भी फ़र्क ना पड़ा था कि मुझे शक होता। लेकिन शोहर के इस इकरारे बेवफाई से मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब रहने लगी। उनकी दूसरी बीवी को भी मेरी तबीयत की खराबी का इल्म था। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, आप मुझे माफ़ कर दें, आप बीमार रहती हैं, आप मुझे घर आने की इजाज़त दे दें, मैं आपकी खिदमत करूँगी। इस तरह मैं अपना हक भी लेना चाहती हूँ कि मैं भी तो ख़याम की मनकुआ हूँ। आखिर कब तक इस राज को छुपाऊंगी और दुनिया से छुप छुप कर अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारूंगी। ख़याम साहब आपकी खातिर इसको राज रखना चाहते हैं, हालांकि राज तो खुल ही चुका है। उनके क्लिनिक पर काम करने वाले एक वर्कर ने ये राज अक्सर लोगों पर खोल दिया है। गोया फौजिया अब मुझसे अपने हक का मुतालबा कर रही थी। उसने हर तरफ अपनी शादी का चर्चा कर दिया था। जिसने सुना उसको बुरा भला कहा। माँ उसकी मर चुकी थी। बाप ने ख़याम से खुफिया शादी करने की खता पर उससे ताल्लुक़ तोड़ लिया था। जो भी सुनता अफसोस करता कि डॉक्टर साहब को हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो बहुत शरीफ आदमी थे। सब कहते थे कि ख़याम ताया की मेहनत और मोहब्बत की वजह से एक कामयाब इंसान बना है। ख़याम ताया के एहसानों को फरामोश कैसे कर बैठा। उधर जब चचा को खबर हुई, वो सदमे से और बीमार पड़ गए। चचा की देखभाल का फरीज़ा तो मुझे अदा करना था, मगर मैं तो सोतन के गम में नीम जान थी। यहाँ तक भी बात काबू में थी, लेकिन एक रोज़ खुद सर फौजिया हमारे घर आ पहुंची, जबकि ख़याम उस वक्त अपने क्लिनिक गए हुए थे। उसके आने से मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मेरे बेटे ने ख़याम को फ़ोन करके बताया कि फौजिया आई है और अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप जल्दी से घर आ जाइए। वो उसी वक्त घर आ गए। उन्होंने फौजिया से कहा, जब मैंने तुमको यहाँ आने से मना किया था, फिर तुम क्यों आ गई हो? अभी के अभी चली जाओ। वो ना मानी और कहने लगी, मैं क्यों जाऊं? ये इसका घर है तो मेरा भी है, हम दोनों बराबर की हकदार हैं। आपने मुझसे निकाह किया है, कोई खेल तमाशा नहीं किया। जब ख़याम को उस पर गुस्सा करते देखा तो मैंने कहा, ख़याम तुम्हारा गुस्सा अब बेजा है। तुम इस लड़की से निकाह कर चुके हो तो अब ये तुम्हारी बीवी है। ठीक कह रही है ये, शादी को खुफिया नहीं रखा जाता और इस घर पर भी इसका हक है। वो बोले कि इसने वादा खिलाफी की है, मैं इसको हरगिज़ नहीं रखूँगा। अपने घर से तो क्या, अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देता हूँ। ये काबिल एतबार नहीं है।
اس نے مجھ سے جن شرائط پر شادی کی تھی، جو وعدے کیے تھے، وہ یہ وفا نہیں کر سکی۔ میں نے اس کے لیے نکاح کیا، اس کی خاطر قربانی دی، اور یہ میرے بچوں کا سکون برباد کرنے چلی آئی ہے۔ یہ میرے لیے رسوائی کا باعث بن گئی ہے۔ میرے سب جاننے والوں کو فون کروا دیے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ ابا جان کو بھی، جو پہلے سے بیمار تھے اور اب زیادہ بیمار پڑ گئے ہیں، اور میں شرم سے ان کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ وہ غصے میں بولے جا رہے تھے۔ میں نے کسی طرح ان کو سمجھا بجھا کر روکا، ورنہ وہ فوزیہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے پر آمادہ تھے۔ بہرحال شام تک وہ ہمارے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی اور خیام صاحب کلینک چلے گئے۔ اس رات وہ گھر واپس نہیں آئے۔ تب صبح کو وہ خود ہی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے کسی سے خبر ملی کہ دونوں میں طلاق ہو گئی ہے۔ کیا وجہ بنی یہ آج تک مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ خیام نے اسے طلاق دی یا اس نے خود خلا لی، لیکن میرے شوہر کا کہنا یہی تھا کہ میں نے اسے طلاق نہیں دی، اس نے خود ہی خلا لی ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ رہنے کی ضد کی اور میرے نہ ماننے پر اس نے خلا مانگ لی۔ یوں یہ قصہ تمام ہوا۔ سوتن نام کا چیپٹر میری زندگی میں سے ختم ہونے کے باوجود بھی خیام کی اقرار بے وفائی کی اذیت آج بھی میرے دل و دماغ کو کرب اور اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر شوہر کی بے اعتنائی اور بے وفائی نہیں۔